हेलो बच्चों, यूनिक कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज बेटा हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं अपने अनसॉल्व को, क्लास 10 के अनसॉल्व को। ठीक है, जैसा कि बेटा हमने अपने इसके लास्ट वाले वीडियो में बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का ख तक हमने बात किया था। ठीक है, और आज हम क्या करेंगे, 2 का ग पढ़ने वाले हैं। सेट नंबर जो हमने कल आपको बताया था बेटा 824 बीजे और 2019, ठीक है ना, 2019 है 824 बीजे। तो फिर से सेट नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, कि सेट नंबर क्या था हमारा, सेट नंबर था फर्स्ट, और कौन से सन का था बेटा, 2019 का था, और क्या था 824 बीजे। तो सभी बच्चों से बच्चे अपना अंसाल्व लेके बेटा खोल के सेट नंबर देख के बेटा खोल के अपना अंसाल्व देखें। मैं क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, जैसा कि आपको मैंने बताया भी है कि ठीक है कि आपके एग्ज़ाम डेट आ चुके हैं। टाइम बहुत ही कम बचा हुआ बेटा, क्योंकि अभी यही समय है बेटा पढ़ने का। तो अभी बेटा आप ढंग से पढ़ लो, 1 महीने भी अगर आप कंटिन्यू मेहनत कर लेते हो, ठीक है, क्योंकि चाहे जैसे आपने पहले ही पढ़ा कि नहीं पढ़ा उससे मतलब नहीं है, लेकिन अभी भी अगर सीरियस हो जाओगे 1 महीना कंटिन्यू, अगर 1 महीना भी अगर आप ढंग से मेहनत कर लोगे बेटा, तो मेरी गारंटी है कि आप 80-85% स्कोर कर जाओगे। ठीक है, तो बेटा कुछ नहीं करना, जितना यहाँ पे पढ़ाया जाए केवल उतना ही तैयार करो। आपको हर सब्जेक्ट का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। आपको फिजिक्स का आंसर, केमिस्ट्री का, बायो का, ठीक है बेटा, सारा बेटा हर टॉपिक आपका करा दिया जाएगा। मैथ का भी बेटा आपका आंसर क्या होगा बेटा, बहुत अच्छे ढंग से भी करा दिया जाएगा। सारा जितना सब्जेक्ट है बेटा सारे का आंसर आपका क्या किया जाएगा बेटा, करा दिया जाएगा। ठीक है, बट केवल आप हमारे चैनल पे हमारे साथ बने रहें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ग क्या कह रहा है, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ कि 1.5 वोल्ट के एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। तो इस सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम धारा का मान क्या होगा। ठीक है, तो आप सेल जानते ही हो बच्चे कि सेल जो होता है हमारा 2 तरह का सेल होता है। एक हमारा प्राथमिक सेल होता है, एक द्वितीयक सेल होता है। एक्चुअली जो हम क्या करते हैं, बेसिकली हम सेल यूज करते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं प्राथमिक सेल। जो हम टॉर्च वगैरह में जो सेल यूज करते हैं उस सेल को हम क्या कहते हैं बेटा, प्राथमिक सेल कहते हैं। और जो हमारे घरों में बैटरा होता है, इन्वर्टर होता है बेटा, वहाँ पे वो बैटरा किसका काम करता है बेटा, द्वितीयक सेल का काम करता है। ठीक है, उसमें भी प्लस माइनस होता है, और जो हम प्राथमिक सेल यूज करते हैं उसमें भी क्या होता है बेटा, प्लस माइनस होता है। तो आपने देखा होगा, अगर आपने नोटिस किया होगा, जो सेल होता है बेटा टॉर्च का, उसका जो निकला हुआ सिरा होता है उसको क्या बोला जाता है बेटा, लल्ला। उसको क्या बोला जाता है, एनोड बोला जाता है। ठीक है बच्चा, क्या बोला जाता है, एनोड। जो निकला हुआ सेल होता है बेटा, मतलब जो सेल होता है आपका, जो निकला हुआ सिरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। और आपने देखा हो सेल के नीचे दबा हुआ सिरा होता है उसको बोला जाता है क्या, कैथोड। ठीक है, तो कैथोड हमारा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, एनोड क्या होता है हमारा, धनात्मक होता है। ठीक है, और ये प्लस सिरा होता है और ये क्या होता है, माइनस सिरा होता है। तो यहाँ पे एक टॉपिक निकल के आ रहा है बेटा कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, हमने प्रतिरोध आपको तो पढ़ा रखा है कि प्रतिरोध क्या होता है, धारा के मार्ग में क्या करता है, रुकावट उत्पन्न करता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, तो किसी भी सेल के अंदर बेटा जो लिक्विड डाला जाता है, लिक्विड भरा होता है ना बेटा, उसका अपना एक प्रतिरोध होता है बेटा, उसी प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध करते हैं। हर सेल में बेटा अलग अलग लिक्विड भरा जाता है, किसी में बेटा H2SO4 भरा जाता है, ठीक है ना, किसी में कॉपर सल्फेट भरा जाता है। तो कई तरह के लिक्विड भरे जाते हैं बेटा, तो वो जो लिक्विड भरा जाता है उसको हम बोलते हैं वैद्युत अपघट। ठीक है ना, जो आपने सेल देखा होगा बेटा, सेल का एक निकला हुआ सिरा होता है उसको हम बोलते हैं एनोड, जो दबा हुआ सिरा होता है उसको बोलते हैं कैथोड। और उन सेलों के बीच में बेटा, ठीक है ना, जो बीच जो सेल होता है बेटा, सेल के बीच में एक लिक्विड भरा जाता है, उस लिक्विड का नाम क्या होता है, वैद्युत अपघट। ठीक है, क्या होता है बेटा, वैद्युत अपघट। क्योंकि ये चीज़ें आप 12th में बेटा बड़े डिटेल से पढ़ोगे इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये कह रहा है, मैंने आपको बताया सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, जो सेल का वैद्युत अपघट होता है वो क्या करता है, धारा या आवेश के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, और जो रुकावट उत्पन्न करता है बेटा उसको हम बोलते हैं प्रतिरोध। लेकिन अब ये सेल के अंदर रुकावट उत्पन्न करता है, इसका मतलब सेल का क्या कहलाएगा बेटा, आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। किससे लिखते हैं बेटा सेल के आंतरिक प्रतिरोध को, तो स्मॉल आर से लिखते हैं। कैपिटल आर से बेटा वाय प्रतिरोध, मतलब हम प्रतिरोध के लिखते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का ग क्या कह रहा है, देखो ध्यान से सुनो। आपको कह रहा है 1.5 वोल्ट का एक सेल है, ठीक है ना, इसका विद्युत वाहक बल दे रखा है बेटा, E बराबर 1.5 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल दे रखा है। आप ई से लिख सकते हो, वी से लिखना चाहो तो वी से लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना दे रखा है बेटा, 0.5 ओम दे रखा है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि अधिकतम धारा आई मैक्सिमम का मान कितना होगा, कितना उस सेल से धारा प्रवाहित
की जा सकती है, ये चीज़ें आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखो आपको मैंने सूत्र पढ़ाया क्या बेटा कि ओम दादा का नियम क्या कहता है। ओम का नियम अगर हम देखें तो ओम का नियम क्या होता है, देखो ध्यान से, ओम का नियम मैंने पढ़ा रखा कि v बराबर क्या होता है आई इंटू आर। अगर v के जगह हम e को b से हम b को हम किससे रिप्लेस कर दें, e से, और i के जगह i रखें, i मैक्स लिख दें, और r के जगह क्या रख दें, स्मॉल r रख दें, तो हमारा एक सूत्र बन जाएगा e बराबर आई मैक्स इंटू आर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम आई मैक्स का मान निकालना चाहें तो आई मैक्स बराबर क्या हो जाएगा लल्ला, ई अपान क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ई का मान आपको पता है कितना है, 1.5 वोल्ट दे रखा है, तो कुछ नहीं करना, 1.5 वोल्ट रख लो। आर का मान कितना दे रखा है, 0.5 ओम दे रखा है। अब एक अंक बाद दशमलव यहाँ है, एक अंक बाद दशमलव यहाँ है, तो आपने एक अंक बाद दशमलव था बेटा, आपने इसको हटा दिया, तो ऊपर क्या आ गया बेटा 15, क्या आ गया 15, और नीचे क्या आ गया 5। तो आपको पता है बेटा कि 5 का पहाड़ा आप 3 बार पढ़ोगे तो कितना आएगा बेटा, 5 तिहाई 15, तो 3 एम्पियर की धारा क्या होगा बेटा, उस सेल से अधिकतम कितनी धारा प्रवाहित की जा सकती है, 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा सकती है, ठीक है। ये 2 नंबर का ग क्वेश्चन था, इसको फटाफट नोट करो। अब हम क्या करते हैं 3 नंबर का क वाले क्वेश्चन पे चलते हैं कि क वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। 3 नंबर का क क्या कह रहा है कि अपनी कार या बाइक के पीछे आने वाले वाहनों को देखने के लिए आप किस प्रकार का दर्पण का उपयोग करेंगे, कारण सहित बताइए, बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा या आभासी होगा। तो बेटा आपको पता है कि दर्पण मैंने आपको पढ़ाए थे, 2 तरह के दर्पण पढ़ाए थे बेटा, एक उत्तल दर्पण और एक क्या होता है अवतल दर्पण। ये गोली दर्पण के प्रकार थे। वैसे दर्पण तो 2 प्रकार का होता है हमारा, समतल और गोली। और गोली दर्पण की बात की जाए तो गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल और अवतल। उत्तल दर्पण क्या करते बेटा, हमने आपको बताया था उत्तल दर्पण का उपयोग हम कहाँ करते हैं बेटा, भाई मोटर गाड़ी में करते हैं, स्कूटर वगैरह में करते हैं, ठीक है। साइड मिरर के रूप में हम क्या करते हैं, कभी भी आपने देखा होगा कि जो जहाँ पे ड्राइवर बैठता है बेटा वहाँ पे एक साइड मिरर लगा होता है, ठीक है ना। तो वो किसका बना होता है, उत्तल दर्पण का बना होता है। अब उत्तल दर्पण क्यों लगाते हैं वहाँ साइड मिरर, ताकि पीछे के जो वाहन है बेटा, पीछे का जो बड़ा क्षेत्र है बेटा, उसको हम देखने के लिए क्या करते हैं बेटा, साइड मिरर का उपयोग करते हैं, ताकि जो पीछे गाड़ियाँ आ रही हैं उनका हम क्या करें बेटा, उस पीछे की चीज़ों का क्या प्रतिबिंब, स्पष्ट और आभासी प्रतिबिंब क्या हो बेटा उस दर्पण के अंदर बन सके, ठीक है ना। इसलिए हम साइड मिरर का उपयोग करते हैं। करता क्या है बेटा, उस बड़ी चीज़ को वो छोटी करके क्या करता है, दिखाता है उस मिरर के अंदर, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि अपनी कार या बाइक में पीछे आने वाले वाहनों को देखने के लिए आप किस प्रकार का दर्पण का उपयोग करेंगे, तो आप लिख सकते हो बेटा कि हम अपने वाहन या गाड़ियों में हम क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है ना, पीछे के क्षेत्र को देखने के लिए, ताकि उसका प्रतिबिंब स्पष्ट और आभासी प्रतिबिंब क्या हो बेटा, जब भी आभासी बनेगा तो सीधा बनता है, स्पष्ट सीधा और आभासी प्रतिबिंब क्या हो बेटा, देखने को हमें दर्पण में मिले, ठीक है ना। बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा या आभासी होगा। तो उत्तल दर्पण द्वारा जितना भी प्रतिबिंब बनता है बेटा, मैंने क्या बताया है कि सीधा बनता है, और सीधा जब भी बनेगा बेटा तो कैसा बनेगा, आभासी ही बनेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपने लिख देना है, ये चीज़ें मैंने बताया भी है अच्छे से ढंग से, ठीक है। सारी चीज़ें बता भी रखा है। तो थियरी आपने क्या करना है, इसको लिख भी लेना है। कई बार मैंने इस पर डिस्कस किया है बेटा कि अवतल दर्पण का उपयोग मैंने बताया, उत्तल दर्पण का उपयोग बता रखा है, ठीक है ना। उत्तल दर्पण का उपयोग बेटा और कहाँ करते हैं बेटा, जो गली वगैरह में जो लाइटें लगी होती है, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, तो उस लाइट के ऊपर क्या होता है, एक परावर्तक पृष्ठ होता है बेटा, ठीक है ना। वो किसका बना होता है बेटा, वो उत्तल दर्पण का बना होता है। अब करता क्या है बेटा, वो परावर्तक पृष्ठ जब उस परावर्तक पृष्ठ पे क्या होती है बेटा, प्रकाश किरणें पड़ती है ना, पड़ने के बाद होती क्या है, वो प्रकाश किरणों को फैला देता है। और जो फैलाता है बेटा, तो आप जानते हो ना, मार्केट में क्या होता है बेटा, मार्केट में वो लाइट क्या होती है बेटा, बहुत दूर तक फैल जाती है, ठीक है ना। तो अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैलाता है, ठीक है ना। और उत्तल दर्पण क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैलाता है, और अवतल दर्पण क्या करता है, कन्वर्स करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं बेटा। हम अगर आपसे पूछा जाए, उपयोग भी पूछता तो आप लिख सकते थे कि भाई हम गली में, मार्केट में क्या करते हैं, जो लाइटें लगी होती हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं, परावर्तक पृष्ठ के रूप में हम क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये तो बेटा था क्वेश्चन नंबर 3 का क। और अब अथवा करके क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या बोला है कि एक 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और आकार ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका 4 नंबर दिलाएगा बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस क्वेश्चन के ऊपर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है अल्लाह
कह रहा है एक 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है। मैंने बताया ना कि वस्तु की लंबाई को हम किससे लिखते हैं, ओ से लिखते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई को किससे लिखते हैं, आई से लिखते हैं। और वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं, यू से लिखते हैं। प्रतिबिंब की दूरी को किससे लिखते हैं, वी से लिखते हैं। फोकस दूरी को किससे लिखते हैं, एफ से लिखते हैं, ठीक है ना। वक्रता त्रिज्या को किससे लिखते हैं, कैपिटल आर से लिखते हैं। जब हमने गोली दर्पण से मुख्य संबंधित परिभाषाएं पढ़ाया था बेटा, उसमें मैंने सारी चीज़ें आपको डिस्कस किया था। लेंस में भी मैंने सारी चीज़ें बताया था, ठीक है। तो क्वेश्चन लेंस का है, ध्यान से सुनना। एक 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, तो आपसे कुछ नहीं करा, कौन सा लेंस है, क्वेश्चन मैं पूरा पढ़ रहा हूँ, पहले एक बार सुन लो आप। 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करना है आपको, उसकी स्थिति ज्ञात करना है, आकार ज्ञात करना है, ठीक है ना। इतनी सारी चीज़ें आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बहुत ध्यान से देखो बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले हम एक यहाँ पे एक लेंस बना लेते हैं। ये कौन सा लेंस है बेटा, उत्तल लेंस है। क्या है ये, उत्तल लेंस है। ये इसका क्या कहलाएगा, द्वारक कहलाएगा। ये चीज़ें मैंने बता रखा है। और आपको पता है ये इसका मुख्य अक्ष होगा। ये इसका क्या कहलाएगा बेटा, प्रकाशीय केंद्र कहलाएगा। आपको पता है इधर हमारा क्या होता है बेटा, ये हमारा F1 होता है। ये क्या होता है, हमारा F2 होता है, ठीक है ना। अब तुमसे ये कह रहा है क्वेश्चन में कि 5 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु है, तो बेटा हमने वस्तु की लंबाई को किससे लिखना बताया है बेटा, O से। तो O बराबर आपको दे रखा है बेटा क्या, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। और फोकस दूरी कौन सा लेंस है बेटा, उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी मैंने बता रखा है कि धनात्मक होता है, ठीक है ना। तो F बराबर आपको दे रखा कितना बेटा, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। और वस्तु कितनी दूरी पे रखी है, U बराबर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कितनी दूरी पर, 20 सेंटीमीटर दूरी पर। और वस्तु की दूरी चाहे वो कोई भी दर्पण हो चाहे वो लेंस हो, हमेशा वस्तु की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो U बराबर क्या होता है बेटा, माइनस का 20 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि V का मान कितना होगा और I का मान कितना होगा, उस प्रतिबिंब कितना बनेगा, मतलब वो कैसा बनेगा प्रतिबिंब, आपको ये चीज़ें बताना है। तो मैंने सूत्र आपको क्या बता रखा है बेटा लेंस में, कि लेंस का जो सूत्र होता है, दर्पण में प्लस होता है और लेंस में माइनस होता है। तो लेंस का सूत्र क्या होता है, वो होता है बेटा 1/F बराबर 1/V माइनस 1/ क्या लल्ला, 1/U, ठीक है ना। ये सूत्र मैंने आपको पढ़ा रखा है, सारी वैल्यू पुट करो। 1/F का मान कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। तो 1 कितना हो जाएगा, 10 बराबर 1/V का मान आपको निकालना है, माइनस है 1/U। U का मान कितना दे रखा, माइनस का 20 दे रखा। तो माइनस माइनस ऑलरेडी कितना हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा। तो 1 कितना आ जाएगा, 20। इसको इधर ले आओगे तो क्या आएगा, 1/10 माइनस का 1 क्या 20 बराबर क्या बेटा, 1/V। इसका एलसीएम कितना होगा, 20। अगर मैं निकालना चाहूँ तो एलसीएम कितना होगा लल्ला, 20 होगा। तो 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20। और 20 से कम कितना हो जाएगा, 20 बराबर कितना, 1/V। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 2 में से गया 1/20। तो 1/V बराबर कितना आ गया, 1/20। और जब इसको पलटोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो V बराबर क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी आ गई बेटा, 20 सेंटीमीटर। अब आपको मैंने आवर्धन बताया था बेटा, क्या होता है आवर्धन, आपसे स्थिति भी पूछा जा रहा है। आवर्धन क्या होता है, मैंने M बराबर क्या पढ़ाया था, I/O बराबर क्या होता है बेटा, V/U होता है, ठीक है ना। ये चीज़ें मैंने आपको बताया है, क्या होता है I/O बराबर V/U होता है। फटाफट पहले एक स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर हम इसके बाद यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो हमारा फार्मूला क्या आ गया बेटा, M बराबर I/O बराबर क्या, V/U। दर्पण में क्या होता था, माइनस हो जाता था यहाँ पे आवर्धन, और लेंस में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो देखो I का मान हमको निकालना है, O का मान मैं कितना दे रखा था बेटा, 5 सेंटीमीटर। V का मान अभी आपने निकाला कितना बेटा, 20 आया है। और U का मान ऑलरेडी -20 दे रखा था। तो 20 से 20 कैंसिल होगा, इसका गुणा इधर कर लो। तो I बराबर क्या हो गया बेटा, 5 बटा नीचे क्या बचा, -1 भाग दोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, माइनस का 5 सेंटीमीटर। माइनस ये बता रहा है, ये जो I आया है बेटा, ये क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है। और माइनस ये बता रहा है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है। वस्तु की लंबाई क्या बता था, प्लस था बेटा। तो उसका मतलब क्या था बेटा, कि जो वस्तु का लंबाई है बेटा वो प्लस में है, इसका मतलब वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर है। और ये माइनस आने का मतलब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा बेटा, कहाँ बनेगा, मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कैसा प्रतिबिंब बनेगा बेटा, तो यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बेटा, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। दूरी पर
बनेगा, कैसा बनेगा बेटा, तो आपको पता है वास्तविक बनेगा, और वास्तविक जब भी बनेगा तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। वास्तविक और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है ना, वास्तविक उल्टा बनेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 4 नंबर का क्वेश्चन है लल्ला, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपने इसको कर लिया, ठीक है। तो फटाफट एक स्क्रीनशॉट लो बेटा। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, 3 का ख करते हैं। ख में कह रहा ओम का नियम क्या होता है, इसके बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 का ख क्या कह रहा है, 3 का ख ये कह रहा है कि ओम का नियम क्या है, वैद्युत परिपथ की सहायता से इसका सत्यापन कैसे कर सकते हैं। तो ओम का नियम मैंने आपको क्या बताया है बेटा, कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, आयतन, इन सब में बेटा कोई परिवर्तन ना किया जाए तो क्या होता है बेटा, चालक के सिरों के मध्य का जो विभवांतर होता है और चालक में बहने वाली धारा का जो अनुपात होता है बेटा, वो क्या होता है, एक नियतांक के बराबर होता है। क्या मैंने बताया कि ओम का नियम क्या कहता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ओम का नियम क्या होता है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो इसका स्टेटमेंट, ठीक है। क्या मैंने बताया कि ओम का नियम क्या होता है, कि जब किसी चालक की भौतिक अवस्था क्या होती हैं, ताप, दाब, आयतन, ये सब क्या होती हैं, उस चालक की भौतिक अवस्था होती हैं, ठीक है ना। ताप, दाब, आयतन, इन सब चीज़ों में क्या हो बेटा, परिवर्तन ना हो, मतलब इन सब चीज़ों की हम क्या करें बेटा, चालक के इन सब चीज़ों को क्या माने, नियत माने, ठीक है ना। उनका मान क्या करें, नियत रखे। जैसे मैं कहूँ कि कोई चालक है, ना तो तुम्हें चालक की लंबाई बढ़ाना है, ना ही तो ताप बढ़ाना है, ना ही उसका दाब बढ़ाना है, कोई भी चीज़ नहीं बढ़ाना है। तो हम कह सकते हैं कि जब उनके सारी चीज़ों को, मतलब चालक के ताप को भी, दाब को भी, आयतन को, लंबाई को, सबको हमने क्या करना है बेटा, नियत रखना है। तो क्या कहता है ओम का नियम, ओम का नियम ये कहता है कि जब किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप, दाब, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो चालक के सिरों के मध्य का जो विभवांतर होता है और चालक में बहने वाली धारा का जो अनुपात होता है बेटा, वो क्या होता है, एक नियतांक के बराबर होता है। ऐसे क्या कर सकते हो, अब ओम का नियम यहाँ पे बता सकते हो। अगला चीज़ आप क्या बता सकते हो, अगर दूसरे शब्दों में बताना चाहो तो आप ये कह सकते हो कि चालक में प्रवाहित होने वाली धारा और चालक के सिरों के मध्य का जो विभवांतर होता है, ठीक है ना, चालक के सिरों के मध्य का जो विभवांतर होता है और चालक में बहने वाली धारा जो होती है वो विभवांतर के क्या होती है, समानुपाती होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि V समानुपाती क्या होता है, I। जैसे जैसे धारा का मान बढ़ाएंगे तो ये भी क्या होता है, बढ़ता जाएगा। तो B बराबर क्या हो जाता है, जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाओगे बेटा तो एक नियतांक आता है, उस नियतांक का नाम क्या होता है, R। तो V बराबर क्या होता है, IR। और यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ B अपान I का मान, तो B अपान I बराबर क्या होगा, कैपिटल R के बराबर होगा। तो यही चीज़ें तो मैं बता रहा था कि V क्या है, चालक के सिरों के मध्य का विभवांतर है, I क्या है, चालक में बहने वाली धारा का मान है। तो चालक के सिरों के मध्य का विभवांतर और चालक में बहने वाली धारा का जो अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है, एक नियतांक के बराबर होता है। तो R क्या होता है हमारा, नियतांक ही तो होता है। क्या होता है बेटा, नियतांक ही तो होता है। और उस नियतांक का नाम क्या होता है, प्रतिरोध। R क्या है हमारा, यहाँ पे R क्या है हमारा, प्रतिरोध। और प्रतिरोध मैंने आपको बताया रखा है बेटा कि प्रतिरोध होता है धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करना, क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। अब जो प्रतिरोध होता है बेटा ये क्षेत्रफल भी निर्भर करता है, ताप पे भी निर्भर करता है, लंबाई पे भी निर्भर करता है। तो इन सब चीज़ों पे क्या करता है, निर्भर करता है, ठीक है ना। तो ये ओम का नियम था और तुमसे ये बोला है कि वैद्युत परिपथ की सहायता से इसका सत्यापन कैसे कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक सर्किट बनाना है बेटा, उसमें बताना है, क्या बताना है। जैसे मैं यहाँ पे अगर सर्किट बनाना चाहूँ तो एक सिंपल सा सर्किट बना सकता हूँ। ऐसे प्रतिरोध लगा दूं बेटा, और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर भी हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक अमीटर भी लगा सकते हैं हम, ठीक है। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको किसी बैटरी से या सेल से हम क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है, ऐसे। और यहाँ एक हम धारा नियंत्रक भी लगा सकते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। ये हमारा चालक तार का प्रतिरोध हो गया। ये हमारा क्या कहलाएगा बेटा, वोल्ट मीटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वोल्ट मीटर कहलाएगा। और ये हमारा क्या है, अमीटर है। अब चाहो तो बेटा यहाँ कुंजी भी लगा सकते हो कहीं, ठीक है, कुंजी, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है बेटा, धारा नियंत्रक होता है, धारा नियंत्रक होता है। ये बैटरी का प्लस सिरा और माइनस सिरा, इसको हम क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा,
वोल्टेज है हमारा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, आपका क्या कह रहा है कि आपको परिपथ बनाना था, ये आपको लिखना इसमें क्या है कि जो ओम का नियम होता है बेटा वो केवल धात्वी चालक के लिए क्या होता है, सत्य होता है। और अगर ओम के नियमानुसार अगर मैं विभवांतर और धारा के बीच अगर ग्राफ खींचूं बेटा, तो जो ग्राफ हमें प्राप्त होता है कुछ इस तरह से ग्राफ प्राप्त होता है। अगर मैं यहाँ पे धारा आई को दिखाऊं, यहाँ विभवांतर को दिखाऊं, तो इनके बीच जो ग्राफ खींचेंगे बेटा वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा कि जैसे जैसे धारा का मान बढ़ेगा बेटा वैसे वैसे विभवांतर का मान भी क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। और इसमें लिखना क्या था कि इसमें ये लिखना है कि जो हमारा चालक तार होता है, चालक तार का जो प्रतिरोध होता है और अमीटर होता है बेटा और कुंजी होता है, इन सभी चीज़ों को हम क्या करते हैं बेटा, श्रेणी क्रम में लगाते हैं। केवल वोल्ट मीटर जो होता है बेटा वो परिपथ के अंदर समांतर क्रम में लगाया जाता है। और ये सारी चीज़ें हम कौन से क्रम में लगाते हैं बेटा, श्रेणी क्रम में लगाते हैं। और ये धारा नियंत्रक का काम क्या होता है, धारा नियंत्रक का काम ये होता है बेटा धारा को कंट्रोल करने वाला, कि धारा को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। जैसे आप जानते हो ना कि गैस वगैरह होता है, गैस का रेगुलेटर का काम क्या होता है बेटा, उस समय चाहे गैस को क्या कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो वैसे बेटा ये धारा नियंत्रक होता है। जब हमें क्या करना है, परिपथ के अंदर धारा के मान को बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे तो परिपथ के अंदर धारा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब धारा का मान बढ़ेगा तो बेटा वोल्टेज का मान भी क्या हो जाएगा, साथ ही साथ बढ़ता जाएगा। और जब चाहेंगे बेटा तो धारा के मान को हम कंट्रोल करना चाहेंगे, कम करना चाहेंगे, तो क्या कर देंगे, धारा नियंत्रक को ऐसे घुमा देंगे, तो धारा का मान जैसे ही कम हुआ तो वोल्टेज का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें परिपथ बना के समझाना था बेटा, सत्यापन करना था ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अगर आपसे आ जाए ओम का नियम, तो ओम का स्टेटमेंट लिखना कि बेटा क्या मैंने बताया ओम का नियम, कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब आयतन में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो चालक के सिरों के मध्य का जो विभवांतर होता है और चालक में बहने वाली जो धारा होती है, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक के बराबर होता है। और दूसरी चीज़ आपको सत्यापन करना है, तो एक परिपथ बनाना और ये बताना कि जो ओम का नियम होता है बेटा, ओम के नियम केवल धात्वी चालक के लिए सत्य होता है। और ओम के नियमानुसार अगर विभवांतर तथा धारा के बीच ग्राफ प्लॉट किया जाए, खींचा जाए, तो इनके बीच जो ग्राफ हमें मिलता है बेटा एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। और ये बताओगे कि इस परिपथ में बेटा जो हमारा चालक का प्रतिरोध होता है, अमीटर होता है, कुंजी होता है, इस परिपथ के अंदर श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं। तथा वोल्टेज, जो वोल्ट मीटर होता है बेटा, वोल्टेज को मेजर करने के लिए, ठीक है, जो हम लगाते हैं वो परिपथ के अंदर समांतर क्रम में लगाते हैं। और धारा नियंत्रक का काम क्या होता है, धारा नियंत्रक मैंने बताया है बेटा धारा को कंट्रोल करने के लिए, जब चाहेंगे धारा के मान को बढ़ा सकते हैं और जब चाहेंगे धारा के मान को हम क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन अथवा करके दे रखा है बेटा, वो चीज़ें हम क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, यदि किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी और प्रकृति क्या होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं यहाँ पे बात करता हूँ अथवा कर का जो दिया है क्वेश्चन। थोड़ी सी बेटा तबीयत आपको दिख रही होगी, खांसी टाइप का आ रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि आपका 1 महीने के अंदर बेटा जितने भी सेट हैं बेटा सारा करा दिया जाए, ठीक है। तो आप केवल जुड़े रहेंगे हमारे साथ, ठीक है। तो क्या कह रहा है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो लेंस की क्षमता मैंने आपको पढ़ा रखा है, क्या पढ़ाया है, देखो ध्यान से। लेंस की क्षमता, इसकी परिभाषा, लेंस की क्षमता को हम कैसे लिखते हैं, P से। तो लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, 1 फोकस दूरी, बताया है आपको मैंने, 1 फोकस दूरी। तो क्या परिभाषा होगा, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। किससे लिखते हैं, P से लिखते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। परिभाषा लिखना चाहो तो लिख लो बेटा, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। लेंस की क्षमता बराबर होता है 1 फोकस दूरी। इसको मैथमेटिकल रूप में लिखें तो P बराबर क्या होगा, 1/f हो जाएगा, ठीक है ना भैया, 1/f। बट अगर f का मान मीटर में दे रखा तो ये फार्मूला होगा 1/f। अगर f का मान बेटा सेंटीमीटर में दे रखा है तो यहाँ से P का मान कितना हो जाएगा, 100 बटा क्या हो जाएगा बेटा, f। और f किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर में। और यहाँ f किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। आपने याद रखना है कि अगर फोकस दूरी का मान सेंटीमीटर में दे रखा है तो लेंस की क्षमता का फार्मूला क्या बनेगा बेटा, 100/f। अगर f का मान मीटर में दे रखा है तो लेंस की क्षमता का सूत्र क्या बनेगा, 1/f होगा, ठीक है। तो लेंस की क्षमता आपसे पूछा गया था और क्वेश्चन में इसी में क्वेश्चन लगा दिया गया है कि यदि किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, कितना दे रखा है बेटा, P बराबर आपको दे रखा है -2 डायोप्टर दे रखा है। अब आपको मैंने बताया है एक चीज़ है कि जो लेंस होता है बेटा, 2 तरह के लेंस होते हैं, एक होता है अवतल, दूसरा होता है उत्तल, ठीक है। एक होता है कौन सा लेंस, अवतल लेंस होता है, मैंने बताया है। और एक क्या बताया है बच्चा आपको, उत्तल लेंस बता रखा है, ठीक है। तो उत्तल और अवतल में मैंने एक चीज़ ये बताया है
कि जो अवतल लेंस होता है लल्ला, उसका जो फोकस दूरी होती है वो नेगेटिव होती है, और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। जब फोकस दूरी धनात्मक होगी तो इनकी जो क्षमता आएगी बेटा वो भी धनात्मक आएगी। इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तो इसकी जो क्षमता आएगी वो भी क्या आएगी, ऋणात्मक आएगी। तो आपको दिख रहा है इसमें क्षमता ऋणात्मक में दे रखा है, तो आप आइडिया लगा सकते हो ये किसकी क्षमता दे रखी है, अवतल लेंस की। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी भी पूछी जा रही कितनी होगी। तो देखो P बराबर -2 है, तो बेटा सूत्र मैंने अभी आपको बताया कि सूत्र क्या होता है, P बराबर क्या होता है 1/f। तो यह बराबर क्या हो जाएगा 1/p हो जाएगा। तो P का मान आपको दे रखा -1/2, मतलब 2 डायोप्टर दे रखा, तो माइनस का यहाँ पे लगाना चाहो यहाँ तो लगा लो, -1/2 भाग दोगे बेटा तो -0.5 मीटर आएगा, ठीक है ना। तो F का मान आ गया बेटा -0.5 मीटर। अगर इसी चीज़ को आप सेंटीमीटर में करना चाह रहे हो तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 100 से गुणा कर लो बेटा, तो ये कितना आ जाएगा -0.5 और गुणे 100, तो कितना आ जाएगा बेटा -50 सेंटीमीटर। अब माइनस यहाँ पे लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो कोई बात नहीं है बेटा, आप सिर्फ ऐसे कर दो, -50 सेंटीमीटर लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो केवल आप ये लिखो F बराबर 50 सेंटीमीटर। और माइनस ये बता रहा है ये किसका फोकस दूरी है बेटा, अवतल लेंस का, अवतल लेंस की क्या है बेटा ये फोकस दूरी है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका क्या था बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 का ख था, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 4 का बेटा आज हम करेंगे नहीं क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आगे जो क्वेश्चन है बेटा उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। और अगर बेटा आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।